जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज स्पेशल एट 4 में खास बात होगी कांग्रेस के नक्सल कनेक्शन की, क्योंकि सवाल यह उठ रहा है कि क्या कांग्रेस का भी किसी तरह का कोई नक्सल कनेक्शन है। क्योंकि 2013 में हमें पता है कि कांग्रेस इसको लेकर के बहुत ज्यादा संजीदा थी और खासतौर पर कांग्रेस ने इसको लेकर के संजीदगी जाहिर करते हुए कहा था कि नक्सलवाद से निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से तमाम इंटेलेक्चुअल्स की गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर के कई तरह के बयानात सामने आए, कई तरह की मुखालिफत भी सामने आई। कांग्रेस ने भी इसको लेकर के पुरजोर मुखालिफत की और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तक इसे करार दिया। लेकिन अब पुलिस की तफ्तीश में अगर यह बात सामने आ रही है कि जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से कुछ लोग या फिर जो सीनियर कैडर कहे जाते हैं, सीनियर कॉमरेड कहे जाते हैं, उन कॉमरेड्स की बातचीत रिकॉर्ड की गई है तफ्तीशी एजेंसियों की तरफ से और कांग्रेस के लीडरान के साथ बातचीत हुई है। तो फिर क्या वाकई ऐसा है कि कांग्रेस का किसी तरह का आज नक्सल कनेक्शन है? भीमा कोरेगांव तशद्दुद में नक्सली लिंक और फिर उस लिंक से पीएम नरेंद्र मोदी के कत्ल की साजिश का इंकशाफ, और अब उस इंकशाफ को पकड़कर दिल्ली, फरीदाबाद, मुंबई, हैदराबाद से मुसन्निफ, लेखकों, इंसानी हुकूक के कारकुनान की गिरफ्तारी के बाद अर्बन नक्सल लफ्ज ट्रेंड कर रहा है। शहरी नक्सली क्या होता है? दरअसल नक्सली या मुआनवाज जंगलों में रहते हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जंगलों से निकल करके ये दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी क्या आ गए हैं, क्या करने लगे हैं यहां पर। ये इन लोगों की शहरी नक्सली ही दरअसल बताया जा रहा है। जिस तरह से ये कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों में कुछ हिंदुओं के शामिल होने का इल्जाम लगाया था, उसके बाद कई तरह से भगवा आतंकवाद लफ्ज का इजाद किया गया था, उसी तरह से नक्सलियों से राब्ता रखने और उनके लिए काम करने के इल्जाम में जो प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स तक के नाम सामने आते हैं, उसके बाद अर्बन नक्सल या शहरी नक्सली लफ्ज का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। वहीं शहरी नक्सलियों के कांग्रेस के कुछ लीडरान से कनेक्शन को लेकर के बड़ा इंकशाफ हुआ है। इसी पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। क्या है ये कनेक्शन, लेकिन इन सब पर सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने शहरी नक्सलियों के कांग्रेस के कुछ लीडरान से कनेक्शन को लेकर बड़ा इंकशाफ किया है। जी मीडिया को पुलिस के जराये से मिली जानकारी के मुताबिक नवंबर 2017 से मई 2018 तक अर्बन नक्सली कांग्रेस के लीडरान से राब्ते में रहे और इस दौरान दिल्ली, मुंबई में मीटिंग भी हुई। मुलाकात का मकसद मोदी सरकार के खिलाफ कानूनी और माली मदद मांगना था। अर्बन नक्सलियों से कांग्रेस लीडरान ने मोदी सरकार के खिलाफ मदद मांगी थी। कांग्रेस लीडरान ने इस दौरान बात करने के लिए दूसरों के मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल किया था। जराये के मुताबिक पुलिस को कांग्रेस लीडरान और शहरी नक्सलियों के बीच बातचीत की कॉल डिटेल मिली है। हालांकि पुलिस ने अभी इस पर कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। अभी चीजें ज़ेरे तफ्तीश हैं, बहुत ज्यादा चीजें भी साफ नहीं हुई है, लेकिन जो कुछ भी अभी साफ हुआ है और अगर ये बात भी साफ हो रही है कि कुछ कांग्रेस लीडरान से राब्ते में थे ये लोग और माली और सियासी मदद चाहते थे, खास तौर पर कानूनी और माली मदद, तो ये क्या जाहिर करता है? जराये के मुताबिक पुलिस को शहरी नक्सलियों की कांग्रेस लीडरान से बातचीत की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी मिले हैं। इसमें नक्सलियों ने लीडरान से मोदी सरकार के खिलाफ गलत तशहीर के लिए माली और कानूनी मदद मांगी थी। बता दें आपको कि नक्सलियों के खत में दिग्विजय सिंह के फोन नंबर लिखे होने की भी बात सामने आई और इस पर बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस के रिश्ते मुल्क को बांटने वालों के साथ हैं। कॉमरेड सुरेंद्र को लिखा गया था कॉमरेड प्रकाश द्वारा 25 सितंबर 2017 को, और उसमें एक लाइन आता है, लंबी चिट्ठी है, मैं चिट्ठी आपको दिखाता हूं। यह चिट्ठी है, इसमें अनुरोध करता हूं कि जो फोन नंबर दिखाया गया है उस फोन नंबर को आप ब्लर कर देंगे, क्योंकि वी डू नॉट वांट सर्टेन फोन नंबर्स टू गो इन द पब्लिक डोमेन। यह वो चिट्ठी है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। उसमें एक पंक्ति है जो बहुत ही हम सबको सोच में डालने वाली पंक्ति है। मैं उस पंक्ति को पढ़ता हूं आपके लिए। कांग्रेस लीडर्स आर वेरी मच विलिंग टू असिस्ट इन दिस प्रोसेस and have also agreed to fund further agitations whenever such opportunities arrive. In this regard, you can contact or our friend at the number.
कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो हमें पैसे मुहैया कराते रहे, फंड देती रहे। अगर इस प्रकार के एजिटेशन हम कहीं भी भारतवर्ष में करते हैं, और आप जानते हैं पहले भी हमने चिट्ठी आपको दिखाए थे कि किस प्रकार मोदी रथ को रोकना है और जो अच्छे काम सरकार कर रही है उसको रोकने के लिए एक मैन्युफैक्चर्ड एजिटेशन खड़ा करना है, यह उद्देश्य कुछ लोगों का रहा है और खास करके माओइस्ट और नक्सलियों का रहा है। उसको किस प्रकार फंडिंग और फाइनेंसिंग करना है उस बाबत कहा गया, उस कारण कहा गया कि हमारे मित्र इस फोन नंबर पर अवेलेबल हैं, कोई भी फंड की आवश्यकता पड़े तो उस मित्र से फंड ले लीजिएगा। बंधुओं, जब यह फोन नंबर का पता चला, अब मीडिया दिखा रही है कि यह फोन नंबर किसी और का नहीं है, राहुल गांधी जी के गुरु और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता श्री दिग्विजय सिंह जी का है। दिग्विजय सिंह जी ने भी इस पे कोई टिप्पणी नहीं की है कि फोन नंबर उनका नहीं है, वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि फोन नंबर हमारा है। तो बीजेपी सीधे तौर पर इल्जाम लगा रही है और यहां तक कि टेलीफोन नंबर का जिक्र कर रही है और कह रही है कि ये नंबर दिग्विजय सिंह का था। हालांकि इस बारे में बहुत ज्यादा हम फाइनल नहीं कह रहे कि ऐसा ही कुछ था, लेकिन इल्जामात बीजेपी की तरफ से ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। अब इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि जिस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाती थी, ऑपरेशन ग्रीन हंट बाकायदा चलाया गया, उसके बाद आखिर क्या ऐसी वजूहात आ गई कि कांग्रेस का नाम नक्सलवाद से जुड़ रहा है, उसका कनेक्शन नक्सलवाद से जुड़ रहा है? क्या वाकई एक तरीके से इक्तदार को पलटने के लिए, जो इस वक्त बरसरे इक्तदार पार्टी है, उसको इक्तदार से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस इस हद तक भी जा रही है? इसके ऊपर हम तमाम बातचीत करेंगे और हर पहलू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ बीजेपी के लीडर आईपी सिंह साहब मौजूद हैं। इसके अलावा यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और बिहार सरकार के एक्स मिनिस्टर शकील अंसारी साहब मौजूद हैं। वहीं हमारे साथ 2 और खास पैनलिस्ट हैं, योगेंद्र कुमार सोनी जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ आरके सिंह साहब जो कि एक्स आईजी सीआरपीएफ है। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। शकील साहब, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाह रहा हूं कि देखिए ये इल्जामात लग रहे हैं, इंकशाफ हो रहा है और बीजेपी लीडर और बीजेपी स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं वो आपने सुना। इस इल्जामात, जो ये इल्जामात लगाए गए, उनके दिफा में कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्या कह रही है? क्योंकि गिरफ्तारी पर सबसे पहले कांग्रेस की आवाज आई थी सबसे सामने। देखिए, कांग्रेस को कोई डिफेंस इस सिलसिले में लेने की कोई जरूरत नहीं है और कोई कांग्रेस डिफेंसिव नहीं है, इसलिए कि संबित पात्रा की बातों को आजकल पब्लिक भी हंसी का पात्र समझती है कि ये पात्रा नहीं है, ये हंसी का पात्र है, तो उसके बात पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बीजेपी को याददाश्त अपनी दुरुस्त कर लेना चाहिए कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और एक कांधा उनका बीजेपी का था, दूसरा कांधा लेफ्ट का था और सरकार इन लोगों ने चलाया था। और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर एक नई राजनीति करने की जो इनकी शौक शुरू हुई है कि सिर्फ एक ही बात चलेगी, एक ही आइडियोलॉजी चलेगी, वो हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये देश सदियों से विभिन्न आइडियोलॉजी को लेके चलता रहा है, उसमें एक आइडियोलॉजी लेफ्ट भी है और लेफ्ट की आइडियोलॉजी पॉलिटिकल भी है और लेफ्ट की आइडियोलॉजी के कुछ लोग वो हैं जो आंदोलन के लिए खून खराबा करना चाहते हैं, जिसको नक्सल मूवमेंट कहा जाता है, जिसको हम कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। आइडियोलॉजी को तो हम हर तरह की इस देश में पनपने की जो देश हित के लिए तैयार है, लेकिन नक्सल मूवमेंट को तो अगर खत्म किया इस देश के अंदर, जो मिनिमाइज किया है, वो कांग्रेस ने किया। अब ये तो कुछ करते नहीं है, चुनाव का टाइम आ गया है, इनको तो जवाब कुछ देने का है नहीं कि 1200 अभी आपने आंकड़ा बताया 1238 लोग मर गए, उसके बारे में एक बयान नहीं है इनका। केरल में इतने बड़ा आपदा आया, उसके लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए देके ये शांत है और विदेश से आने वाले पैसे को भी रोक में लगाए हुए हैं। यानी जनता के से भी कोई हमदर्दी इनकी नहीं है। इनको
चुनाव दिखाई पड़ रहा है और ये बहुत पुरानी कहानी है कि हर चीज को जोड़ दूं मोदी जी के हत्या से। जब ये मुख्यमंत्री थे, इशरत जहां केस और जितने भी फेक केस चल रहे थे, ये सब उसी में मोदी जी को हत्या के लिए ये सब फेक केस चले, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका। अभी फिर बाद में ये अपील में नहीं गए हाई कोर्ट से और अपने तरह के जजों से कुछ फैसले करा लिए और सरकारी अपील में नहीं गई, जिसकी वजह से कई लोग बरी हैं। तो ये फिर वही सिलसिला शुरू कर रहे हैं इस देश के अंदर। देश के अंदर मुझे दुख होता है कि जो देश इतना शक्तिशाली देश है, उसके प्रधानमंत्री को ये मारने की साजिश होती है और पकड़ा जाता है मुल्जिम कब? एक सेकंड में एंड करता हूं। मुल्जिम पकड़ा जाता है कब? मुल्जिम भी नहीं है अभी जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कोई दूसरे केस में पकड़ा जाता है तो चिट्ठी निकल गई, फला निकल गई। तो इस देश की इंटेलिजेंस क्या कर रही है जो इतने बड़े शक्तिशाली, इतने मजबूत प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रच रही है, उसकी इनको पता भी नहीं चलता है। इसके मतलब सरकार पूरी तरह से, इनका होम डिपार्टमेंट पूरी तरह से फेलियर है और देश पर भी खतरा हो सकता है अगर इनकी बात को सत्य मान ले। डिपार्टमेंट फेल है या नहीं है, हम उस पर तो बात कर ही रहे हैं, इस पर हम तमाम तरह की बातचीत कर चुके हैं। लेकिन मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले शकील साहब, देखिए, आपको लगता है क्या कि मैंने कांग्रेस के नक्सली कनेक्शन के ऊपर आपसे सवाल पूछा कि कांग्रेस के नक्सली कनेक्शन के बारे में बातचीत हो रही है, दो लीडरान की फोन कॉल्स की बात आ रही है, यह बात आ रही है कि अगर पैसे की जरूरत हो या फिर किसी तरह के कानूनी तहफ्फुज की जरूरत हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। लंबी लंबी कॉल डिटेल्स हैं, यहां तक कि यह भी बात सामने आई है कि अपने नंबरों से अलग हट करके किसी दूसरे के नंबर से भी इन लोगों ने बातचीत की है। ये उस पर आपका कोई बयान नहीं आया, कोई पुष्ट बयान नहीं है। दिग्विजय सिंह साहब का नाम आ रहा है, एक मिनट, उनके कोई नंबर की बात आ रही है, आप उस पर जवाब नहीं। अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाया है पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का, उसने कहा कि अभी हम जांच कर रहे हैं, ये कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। तो जो पुष्ट रिपोर्ट नहीं है उस पर आप किसी नेता का नाम ले लीजिए, नंबर ले लीजिए, कहां से ले लीजिए। अरे अगर है तो आपके पास अगर सच्चाई और सही सबूत है तो कीजिए ना कार्रवाई, कौन रोक रहा है? अगर नक्सल मूवमेंट और अगर प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में कोई आदमी अगर प्रूफ के साथ है, करिए, हिम्मत है तो आईपी सिंह साहब, देखिए, कांग्रेस का ये जवाब है कि ये अपुष्ट खबरें हैं, मतलब अभी तक ये जो है जेरे तफ्तीश कहा है, ठीक है, और इस पर जो है फाइनल कमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। और ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी इसमें शामिल है, भले ही वो कांग्रेस लीडर क्यों ना हो, आप कार्रवाई कीजिए। आईपी सिंह साहब, देखिए सऊद भाई, पैनल में लोग बदलते रहते हैं, लेकिन चर्चाएं जो हो रही है साइमल्टेनियसली, उस पर हम आप भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये जग जाहिर है, मुझे बहुत कुछ इस पे सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखा जाए तो पिछले 3-4 दशक से जिस तरह से नक्सलवाद का रूप बदला, माओवाद, और इन्हीं नक्सलवादियों ने 3-4 साल पहले, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सीनियर लीडर कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ला जैसे 30-32 लोगों की निर्मम हत्या छत्तीसगढ़ में कर दी गई। उससे पहले इन्होंने, अभी जो महोदय बोल रहे थे उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश की तमाम पुख्ता व्यवस्था के बाद, एसपीजी के बाद, श्रीमती इंदिरा गांधी को हमने प्रधानमंत्री के रूप में खोया है, होनहार लीडर राजीव गांधी को हमने खोया है। तो सवाल यह खड़ा होता कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और उनका जो विकास का बढ़ता हुआ रथ है, उसको रोकने के लिए उनकी हत्या की साजिश होती है। और यह कहा जाए कि साहब, इतने बड़े पावरफुल व्यक्ति की हत्या नहीं हो सकती। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति हो या रूस या चीन के राष्ट्रपति हो, क्या उनकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं होती? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप उसको ट्विस्ट मत कीजिए भाई साहब। मैं ये कह रहा हूं कि इतना मजबूत देश की इतनी मजबूत शासन है, देखिए भाई, वो कार्रवाई तो करे। भाई आपने ट्विस्ट कर दिया कि मैं कह रहा हूं कि मजबूत की हत्या नहीं हो सकती है, हत्या तो हुई है। आप ट्विस्ट मत कीजिए, आप बात जो मैं बोल रहा हूं, मेरे जुबान को आप ट्विस्ट मत कीजिए, आपको जो बोलना है बोलिए। खामोश रहिए, आप बोल रहे थे। नहीं, खामोश नहीं, आप गलत बोलेंगे तो मैं बोलूंगा बीच में। नहीं, आप गलत बोलेंगे, आप मुझे गलत ट्विस्ट मत कीजिए, आप गलत मुझे कोट मत कीजिए, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप मुझे गलत कोट मत कीजिए, मुझे गलत कोट मत कीजिए। स्टूडियो में गलत
गलत बयानबाजी करेंगे, नहीं आप गलत कोट मुझे मत कीजिए, आप बोलिए ना मैं गलत क्या बोल रहा हूँ, आप बोलिए मुझे आजादी है, लेकिन मुझे आप कोट कर रहे हैं गलत। मैं कह रहा हूँ कि शक्तिशाली आदमी का हथियार नहीं हो सकता, क्यों आप ऐसे डिबेट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, आप इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं, हमें पता है, मत बताइए, डाइवर्ट कर रहे हैं, इतिहास आपके पास यही इतिहास है, इतिहास नहीं है। अंतिम सांस सीपीआई में पर लाना चाह रहा हूं, पॉइंट पर लाना चाह रहा हूं। नहीं सर, ठीक है सर, 1-on-1 नहीं करते हैं ना, 1-on-1 की कोई जरूरत नहीं है। आईपी सिंह साहब, मैं पॉइंट पर आना चाह रहा हूं। जो अभी इंकशाफ हो रही हैं उसके मुताबिक कांग्रेस के 2 मुबैना लीडर्स के साथ इन लोगों की बातचीत रिकॉर्ड बताई जा रही है, लेकिन उस पर शकील साहब कह रहे हैं कि अभी ये फाइनल तो है नहीं, अभी तो ये जेर तफ्तीश है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, आपने अभी दिखाया है, पुलिस का बयान है, आप क्यों आप मेरे मुंह पर डाल रहे हैं, आप जो दिखा रहे हो तो नहीं, आप ये बोलिए ना पुलिस कह रही है, आपके महाराष्ट्र की पुलिस कह रही है, मैं ये जेर तफ्तीश है, ठीक है, ये जेर तफ्तीश बात है, कोई बात नहीं करनी चाहिए। आईपी सिंह साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? सुरक्षा एजेंसियां उनको चुनौती देंगे, जो देश की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें चुनौती देंगे। आप जैसे लोग देश की सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दे देकर माहौल खराब करते हैं। आप जैसे लोगों के खिलाफ भी सुरक्षा एजेंसियां तमाम, ठीक है, सिक्योरिटी एजेंसीज को भी क्या अपना काम नहीं करने दिया जाना चाहिए? भारत, मैं आ रहा हूं आईपी सिंह साहब, आता हूं आपके पास, आता हूं आपके पास। हमारे साथ 2 और खास मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन सोनी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ये जो पूरा मामला है ये बहुत ज्यादा सियासी हो गया है और एक दूसरे पर सियासी हमले हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इन डेप्थ देखें, अगर कुछ चिट्ठियां ऐसी मिली हैं, हम पीएम मोदी की जान को खतरा है या नहीं है उससे अलहदा अगर बात करें, फंडिंग की बात की जा रही है, पैसों की कमी की बात की जा रही है, इन सब के साथ कांग्रेस लीडरान का भी जिक्र आ रहा है। इसके अलावा यह भी बात आ रही है कि एंटी नेशनल मीटिंग्स के लिए 50,000 रुपए भी फाइनेंस किए गए। इसके अलावा यह भी बात आ रहा है कि अलगाववादियों से भी, अलहदगी पसंदों से भी मुलाकात हुई, तमाम जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं उनके साथ नक्सली आपस में जुड़ रहे हैं और उनको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ऑपरेशन चलाने की बात आ रही है। ये कितना अपने आप में खतरनाक है, शायद इसकी संजीदगी को कोई नहीं बयां कर रहा। मैं चाहूंगा जरा आप उसको बता पाए, उस पर रोशनी डालें। देखिए जनाब, मामला क्या है कि ऐसे मामलों पर राजनीति करना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि अभी साहब ने बताया, जो बीजेपी के सज्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि पहले भी हम देश के 2 प्रधानमंत्री खो चुके हैं। इस घटना को हम हल्के में नहीं ले सकते। आरोप और प्रत्यारोप ये बात की कहानी है। शकील साहब की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये अभी मामला अभी कोर्ट में चलेगा, अभी कुछ भी होगा, अभी एक चीज मिली है उस पर हम मंथन कर रहे हैं, लेकिन हम देश पे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो समय सीट पर थे उस समय पे हम उनको खो चुके हैं। तो इस मामले को हम कैसे भी हल्के में तो नहीं ले सकते। और मामला जब आ जाता है पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए, तो थोड़ी सी देश की संजीदगी और बढ़ जाती है। उसके कारण आपको खुले तौर पे पता भी है। अब आप एक बात का जवाब दीजिए, यदि इस मामले को लेके अगर हम गहनता में ना डूबे, मैं ये बीजेपी या कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस मामले को राजनीति में पॉइंट और इसमें जोड़ना चाह रहा था सोनी साहब। देखिए, बात दरअसल ये है कि इस पूरे मामले में एंटी ऑपरेशन ग्रीन हंट का नाम आ रहा है जी। एंटी ऑपरेशन ग्रीन हंट, हम ये जान रहे हैं कि ऑपरेशन ग्रीन हंट कब चला, किस वक्त, क्या कहते हैं, पी चिदम्बरम साहब वो मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया, उसका किस तरीके का एक तरह से रिवर्स रिएक्शन हुआ हमने देखा था। लेकिन उसके अपोज में एंटी ऑपरेशन ग्रीन हंट की बात हो रही है। तो एक तरफ कांग्रेस जब इक्तिदार में थी तो ऑपरेशन ग्रीन हंट चल रहा है, और जब इक्तिदार में नहीं है और इक्तिदार में जो लोग हैं उनसे हटाने के लिए क्या ऑपरेशन एंटी ऑपरेशन ग्रीन हंट में शामिल हो रही है? जी, ये सवाल है असल में। जी, देखिए आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस के ऐसा नहीं, कांग्रेस के राज में इन नक्सलवादियों पे कार्रवाई नहीं हुई है या कांग्रेस से इन पे काम नहीं करा। बिल्कुल ठीक बात है। समस्या सिर्फ ये है कि आज एक स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो पहला क्या था उस पे नहीं जाते। कुछ कांग्रेसी नेता कहते हैं, मैं तमाम डिबेट में बैठा था, कि ये क्या नाम है, आज कांग्रेस की हताशा है कि 15 साल से वहां पर बीजेपी का राज है तो कांग्रेस वहां बढ़ना चाहती है। ये कांग्रेस के नेता आरोप लगाते, बीजेपी के आरोप लगाते हैं कि ये ऐसा करना चाहते हैं। समस्या सिर्फ यही है कि ऐसी चीज कोई सामने आ रही है और नक्सलवाद से हम ग्रस्त हैं दशकों से, तो हम इस चीज को, मेरा बार बार एक ही उत्तर बना रहेगा कि हम इस चीज को हल्के में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इस बात को अगर हम जरा सा भी हल्के में लेने का प्रयास करेंगे तो हम एक बड़ी घटना के शिकार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जैसे पद पे 2 बार हमारे देश पे हमला हो चुका है। ठीक है, आरके सिंह साहब, एक सेकंड मैं बोलना चाहता हूं जल्दी से। ये इतने दिन पहले शुरू हुए हैं
ये अगर सरकार इतनी सीरियस होती, आज तक किसी सेंट्रल एजेंसी अभी इंटरफेयर नहीं किया है। और लोकल कंट्राडिक्टरी जो लोकल पुलिस है वो काम कर रही है, इसके मतलब इनको सियासत करना है। इससे इनको सीरियसनेस नहीं है। यदि कोई क्यों नहीं है सीरियसनेस? अरे क्यों नहीं हो है? क्यों नहीं? आपसे हमसे ज्यादा अगर वो सीरियस है तो वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं सेंट्रल एजेंसी टेक ओवर कर रही? क्यों नहीं एनआईए उसको टेक अप कर रही है? खाली बोलने से होता है, करेंगे कुछ नहीं है, बोलने सीरियस है। मैं आ रहा हूं, अंसारी साहब आ रहे हैं। नहीं सोनी साहब एक बात बताइए, अगर सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर सेंट्रल एजेंसीज को इस पूरे मामले की तफ्तीश की बात कही जा रही है तो कहां गलत है? सेंट्रल एजेंसीज आए ना सामने आकर के वो इस पूरे मामले को संजीदगी से ले। अगर उनको नहीं सौंपा जा रहा तो सवाल तो उठ रहे हैं, ये भी तो उठ रहे हैं कि बात पीएम की सिक्योरिटी की है, और अगर ऐसे मामले आ रहे हैं या इस तरह के खदशात भी आ रहे हैं तो फिर फौरन सेंट्रल एजेंसीज को वहां पर इंटरवीन करना चाहिए। लोकल पुलिस क्यों इंटरवीन कर रही है? ये सवाल तो है ना। कंट्राडिक्टरी ये अभी शकील साहब ने खुद ही कहा कि अभी ये मामला पुलिस के पास पहुंचा, अभी इसमें आगे की कार्रवाई काफी दिन हो गया जनाब, अभी काफी दिन हुआ, 1 घंटे में हो जाता है सीबीआई इंक्वायरी और सेंट्रल एजेंसी। और चूंकि ये राजनीति डिफेंड ना करें, सिंह साहब के पास अभी कोई निर्णय नहीं आया, अभी ये लगा के बाद अंसारी साहब सोनी साहब मैं आप दोनों के पास आता हूं, आप दोनों के पास आता हूं, आपकी तरफ से भी कुछ ठीक है। सोनी साहब आईपी सिंह साहब मैं आता हूं, आरके सिंह साहब ये बताइए, सेंट्रल एजेंसीज को लेकर के बात उठ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बहुत ज्यादा संजीदा है तो इस पूरे मामले को संजीदगी से लेते हुए सीधे सेंट्रल एजेंसीज को क्यों नहीं इसकी जिम्मेदारी दी गई है? कहीं आप देख रहे हैं कि डिले हो रहा है? पहले तो मैं इस पर रिएक्शन चाह रहा हूं सर। नहीं, इसको डिले के तौर पर न देखा जाए, क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज को केस देने के लिए जनरली 2 रास्ते अपनाए जाते हैं। पहला रास्ता है कि स्टेट गवर्नमेंट उस केस को रेफर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इसको टेक ओवर करें, ये हमारे किन्हीं कारणों से, वो कारण कई हो सकते हैं, ठीक है, वो बोलती है कि आप टेक ओवर करें। नंबर 2, कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेता है कि साहब ये केस संजीदा केस है और इसको तो महाराष्ट्र की सरकार सर इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही है, वो नहीं समझ रही है। उसको लग रहा है कि जो लोकल पुलिस है वो इतने संजीदा और हसास मामले को बहुत ज्यादा गहराई तक समझ भी लेगी, उस पर परत दर परत इन्वेस्टिगेशन भी कर लेगी और जिन लोगों को गिरफ्तार किया वही असल कल्प्रिट है। उनका हाथ कहां, उनके ऊपर किसका हाथ है वहां तक तो अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं, ऐसा है, ये संजीदगी की जहां तक बात है आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर संजीदा है लेकिन उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस भी हो सकती हैं जो हमें और आपको न पता है। कई कारण ऐसे होते हैं जब, जैसा कि अभी कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को पॉलिटिकल रंग देना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल रंग देने वाली बात नहीं है। देखिए, कोई भी क्राइम या कोई भी इस तरह के वारदात जो होती है नक्सलिज्म के तौर, नक्सल एक्टिविटीज के तौर पर, उसके पीछे एक माइंड वर्क करता है और वो माइंड जो है वो हथियार लेके लड़ने नहीं जाता है, वो पीछे से उन हथियारों को सपोर्ट देता है, जो मेंटल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट उनको देता है। बाकी वो तो कारिंदे हैं, वो लड़ते रहेंगे, वहां एक मरेगा 10 रिक्रूट हो जाएगा, लेकिन जो ब्रेन है वो पीछे रहता है। और इस बार इन लोगों के जो ब्रेन है वो अचानक पकड़े गए हैं, तो अभी हंगामा हो रहा है। और इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, कांग्रेस के टाइम में ग्रीन हंट चलाया गया था, कांग्रेस के होम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो खुद परेशान थे क्योंकि नक्सल जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले रहे थे तो इनकी साख गिर रही थी, इन्होंने वो कार्रवाई शुरू की, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जब कार्रवाई आप करते हैं तो आपके संपर्क में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो उस मूवमेंट से जुड़े होते हैं। अब कांग्रेस को आज की डेट में जो सच्चाई है, कांग्रेस उसको माने न माने, बोले न बोले, सच्चाई यह है कि कांग्रेस बहुत भयभीत है। किससे? बीजेपी से ज्यादा श्री नरेंद्र मोदी से भयभीत है। नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस को यह डर है कि ये व्यक्ति इतना पॉपुलर है कि शायद 19 में फिर वापस आ जाए। कांग्रेस तो कह रही है कि आप जांच कराइए, इस मामले को संजीदगी से जांच इसलिए, देखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट से जांच ले लिया गया तो ये कहेंगे कि वो झूठ बोल रहे थे और ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं। अगर ये नहीं लेते हैं तो ये कहते हैं कि साहब आप क्यों नहीं ले रहे हैं।
तो दोनों तरफ एक अजीब सी कांग्रेस क्या कह रही है, क्या इससे हम अलग हट करके चले? मैं आ रहा हूं। आप देश की एक तरफ सीरियस बात कह रहे हैं कि देश सीरियस, और उसके बाद कहते हैं कि कांग्रेस, सब कांग्रेस के कहने पर ये देश चल रही है क्या? हर चीजों को कोई सीरियस ये नहीं ले रही है। मैं कह रहा हूँ सीरियस मामला है। बीजेपी सरकार सीरियस नहीं ले रही है। बात सुनिए, समझने की कोशिश करिए। फेलियर है, रंग मत दीजिए। बीजेपी सीरियस नहीं ले रही है। मत दीजिए। बीजेपी जो है इसको राजनीति करना चाहती है। अगर सीरियस लेती तो उस पर कार्रवाई होती। और क्या हुआ, इन्होंने पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं दाखिल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको जेल नहीं भेजो, इनको कोर्ट इनको घर में अरेस्ट करो। क्या रखा है आपके पास? अगर सीरियस में होता तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आप उंगली उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी गलत कर रही है। चलिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है चलिए। कांग्रेस के पास बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो डिफरेंट एजेंडे। अरे बीजेपी में तो एक से एक बड़े बमबार ग्रुप है भाई। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन इन सब के बीच हमें यह भी देखना होगा कि पीएम मोदी की जान को खतरा है, यह अलग मामला है। लेकिन इन सब की अगर हम गहराई में जाएं और अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो नक्सलवाद के साथ क्या कुछ सियासी पार्टियां मिल गई हैं जो नक्सलवाद और फिर आतंकवाद के साथ भी आपस में गठजोड़ करके एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल हो गई हैं? बड़ा सवाल तो यह है, इस पर हम जवाब तलाशेंगे इस ब्रेक के बाद। तो आज हम बात कर रहे हैं अर्बन नक्सल्स की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह के इंकशाफ हो रहे हैं उस पर कि आखिर महाराष्ट्र पुलिस को ऐसे इनपुट्स जो मिले हैं कि उनके जो है तमाम जो अर्बन नक्सल्स गिरफ्तार किए गए हैं या फिर इस वक्त जो हाउस अरेस्ट हैं उनकी बातचीत हुई है तमाम कांग्रेसी नेताओं से। 2 कांग्रेस लीडर ऐसे थे जिनके राब्ते में ये रहे और नवंबर 2017 से लेकर के मई 2018 तक लगातार इनके बीच राब्ता रहा और यहां तक की भी बात सामने आई कि दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 में सीक्रेट मीटिंग्स भी हुई थी। तो इसको लेकर के आखिर क्या रद्द अमल है कांग्रेस का और इसको लेकर के कितनी संजीदगी बरतनी चाहिए? आरके सिंह साहब, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाह रहा हूं। महाराष्ट्र पुलिस आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या फिर जब तमाम जो ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो फिर जब कोर्ट में उन्हें पेश किया जाता है तो तमाम जो दस्तावेज है या फिर सबूत है वो नहीं रख पाते और इसीलिए उनको हाउस अरेस्ट करने की बात कोर्ट कहता है। कोर्ट नाराजगी भी जाहिर करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को लेकर के। लेकिन क्या ये इतना आसान है महाराष्ट्र पुलिस के लिए भी कि अगर उसके पास कुछ इनपुट्स हैं तो वो जाहिरी तौर पर उसको बता दे और बता दे कि कौन थे वो कांग्रेसी लीडर? क्योंकि बीजेपी तो आके ये कह रही है कि ये फलां लीडर का नंबर है, दिग्विजय सिंह का नंबर है या नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस तो ये जेर तफ्तीश बात कह रही है। देखिए, जहां तक महाराष्ट्र पुलिस का सवाल है वो इन चीजों को खुलासा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि वो उनके दायित्व के अंदर नहीं है कि वो सारी चीजें अभी जब तक कि ये कोर्ट में न प्रस्तुत कर दें चीजों का खुलासा कर दें। दूसरी बात, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है कोर्ट? पब्लिसिटी के लिए जानकारी देनी जरूरी होती है। कोर्ट तो इस पर भी नाराजगी जाहिर कर रहा है। जब आपने 4, 5, 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं और जो अपनी एक स्टैंड बना चुके हैं सोसाइटी में, तो वो बताना जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं, आपको पब्लिक को तो बताना पड़ेगा कि भाई हमने अरेस्ट किया है, कुछ तो कुछ मेरे पास मटेरियल है। लेकिन सारा मटेरियल एविडेंस हम सामने रख देंगे ये असंभव है। वो मटेरियल एविडेंस जो है वो कोर्ट में टेक्निकलिटीज हैं और इस वजह से बाउंड होते हैं, नहीं बता सकते। ठीक है, मैं आईपी सिंह साहब आपके पास आना चाह रहा हूं कि आईपी सिंह साहब तमाम तरह के इनपुट्स तो आ रही हैं, लेकिन जब ये गिरफ्तारियां हुई उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ये बता रही है कि इस तरह से बातचीत के भी इनपुट्स हैं और यहां तक के भी हमने जी मीडिया ने तो बाकायदा एक्सक्लूसिव इसको दिखाया भी कि किस तरीके से इंटरनेशनल कनेक्शन है कि भारत के बाहर भी जाकर के इससे जुड़ी हुई तमाम मीटिंग्स हुई, किस तरीके से जो तमाम जो नक्सलवादी जो थिंक टैंक है वो, इसके अलावा जो सेपरेटिस्ट हैं और जो दहशतगर्द हैं उनकी तंजीमें आपस में मिलकर के एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत काम करती हुई नजर आ रही थी, आपस में मिल रही थी। ऐसे में क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मरकजी सरकार की जो तमाम एजेंसीज हैं उनका यह फेल्योर है कि वो इन सब चीजों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रही? बहुत देर बाद ये चीजें सामने आई। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये लोग कहीं ना कहीं अपने मंसूबे में कामयाब भी हो सकते थे।
देखिए सऊद साहब, कई बार आपने कश्मीर के आतंकवाद या देश के भूभाग में जहां भी आतंकवादी गतिविधियां रही हुई हैं उस पर आपने डिबेट किया, उस डिबेट में हम सब शामिल रहे। लेकिन श्री आर.के. सिंह साहब ने बहुत साफ तौर से जो स्केच खींचा, इसको राजनीतिक नजरिए से आप मत देखिए, इसको राजनीति इस पर मत करिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी से मैं हूं या अन्य दलों से जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि सुशील कुमार शिंदे का वो स्टेटमेंट आजकल पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पर है, तमाम न्यूज चैनलों पर है, जब उन्होंने अर्बन नक्सलाइट्स की बात करी है और जो बातें आज उठ रही हैं, इस बात को कांग्रेस के 2 गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम ने, बिल्कुल पी चिदम्बरम के समय तो यहां तक स्थिति आ गई थी कि आर्मी को भी उतारने का फैसला कांग्रेस ने कर लिया था कि छत्तीसगढ़ से लेके आंध्रा के बीच या महाराष्ट्र का जो इलाका, यहां आर्मी को उतारा जाए। उस फैसले पर काफी माथापच्ची हुई थी। तो सवाल यह खड़ा होता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो इस तरह की इसको रंग देना, श्री आर.के. सिंह साहब ने साफ तौर से कहा कि ये अगर 5 मार्क देंगे ये 25 पैदा होंगे। मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल जो है वो कुछ और है। देखिए मेरा सवाल जो है कुछ और है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं और कांग्रेस के वक्त में क्या हुआ था मैं समझ रहा हूं, मैं कुछ दलील, मैं कुछ पॉइंट के साथ आपसे पूछ लेता हूं, मैं कुछ पॉइंट के साथ आपसे पूछ लेता हूं। जी जी, जम्मू कश्मीर में सरगर्म जो दहशतगर्दाना तंजीमें हैं, इन जो नक्सलवाद के जो तमाम जो कॉमरेड्स हैं, उनकी मीटिंग म्यांमार में होती है। भारत में कहीं ना कहीं एक तरीके से हंगामी सूरत हाल पैदा करने को लेकर के रजामंदी बनती है। गौतम नवलखा जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट हैं और नक्सलियों के बीच कड़ी की बात आती है सामने, इन सब के बीच यूनाइटेड अर्बन फ्रंट बना लिया जाता है और यूनाइटेड अर्बन फ्रंट के तहत ट्रेनिंग्स होंगी, तमाम तरह की हिकमत अमली अपनाई जाएगी और कैसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाएगा, उसमें दलित तहरीक को भी एक तरीके से उबाल देना एक हिकमत अमली थी। ये जो तमाम एक तरह से इन लोगों ने आपस में मीटिंग्स की, गठजोड़ किया, एक तंजीम बना ली, ये जो प्लानिंग हो रही थी, इसको पकड़ने में आप नाकाम रहे। बहुत देर बाद आपको समझ में आया अगर ये लोग थोड़ा और तेज होते तो यहां पर सिचुएशन बिल्कुल बदल सकती थी। मैं इसमें कुछ मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, उनसे रिएक्शन लेकर भाई। म्यांमार में इससे पहले कार्रवाई हुई है, लगातार जो इंटेलिजेंस है वो इनपुट्स देती रहती है। एनआईए की जो कोऑर्डिनेशन है, जो स्टेट पुलिस होती है, उसके कोऑर्डिनेशन में बातें आती हैं। लेकिन ये मामला ये आया था कि जनवरी 2018 को में जिस तरह से ये मामला एक तरह से महाराष्ट्र में खड़ा किया गया, एक जात विशेष को टारगेट करके उसको पुश किया गया और ये कहा गया कि नहीं साहब इसको और आगे बढ़ाना है, 8 करोड़ रुपए की जरूरत है कि राजीव गांधी के तर्ज पर मोदी जी की हत्या करनी है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि अगर इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही होती, ये सुरक्षा एजेंसियां काम नहीं कर रही होती, तो ये मामला उजागर नहीं होता और बहुत सारे दस्तावेज मैं समझता हूं कि लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के पास इकट्ठे हो रहे थे। मुझे इस सवाल का लेकिन जवाब नहीं मिला, पर ये लोग बार-बार मुझे मैं ये देख रहा हूं। ठीक है, यही कारण था कि ये ठीक है, मैं इस पर आ रहा हूं, मैं जरा अंसारी साहब से भी जवाब ले लूं, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि बार बार जब हम इस पूरे मामले की बात कर रहे हैं तो तमाम जो दूसरे पहलू हैं उनको नजरअंदाज क्यों कर दिया जा रहा है। दलित तहरीक को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से प्लानिंग हुई, किस तरीके से फंडिंग इकट्ठा करने की बात हो रही है, किस तरीके से अर्बन यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया, उसके अंदर ट्रेनिंग चलाई जा रही है, जो नौजवान हैं उनके ब्रेन वॉश की बात हो रही है, यह भी तो बहुत अहम है। पीएम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी अपने आप में बेहद संजीदा पहलू है, लेकिन इनको भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है और इस पर अगर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस कुछ कमजोर पड़ रहा है तो यह बहुत परेशानी वाली सूरत हाल होगी। अंसारी साहब देखिए, हमारे भाई बोल रहे हैं, बात तो बीच से खा जा रहे हैं। सवाल यह है कि यह मामला कंप्लीट ये एक्सेप्ट कर लें कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश को पता लगाने में सेंट्रल एजेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट पूरी तरह फेलियर है इनको, और जनता से माफी मांगे, इसलिए कि ये मामला भीमा कोरे गांव के दलित आंदोलन के संबंध में शुरू हुआ। ठीक बात। और काफी दिन तक तफ्तीश उसी लाइन पर दो तरफी चल रही थी। चलते चलते काफी दिन के बाद एक चिट्ठी मिल गई
जिसमें ये मोदी जी का मामला आया है, तो इनकी एजेंसी कहां पकड़ पाई? इनकी एजेंसी तो कुछ पकड़ नहीं पाई है। एक चिट्ठी अर्बन कहीं पर मिला है, अगर इनको इतनी बड़ी साजिश म्यांमार में हो रही है, कहां हो रही है? ठीक है, उसके बाद एक मिनट, ये कश्मीर की बात कर रहे हैं, वही कश्मीर के दहशतगर्दों को जो सबसे ज्यादा समर्थित पार्टी थी जो इलेक्शन के पहले, उसके साथ उन्होंने सरकार बना लिया। इन दोनों पॉइंट पर जवाब ले लेता हूं मैं आईपी सिंह साहब, इन दोनों पॉइंट पर, क्योंकि एजेंसी ले लीजिएगा, एक क्वेश्चन और आप ले लीजिएगा। शकील साहब से बस एक बात पूछता हूं कि ये कांग्रेसी नेता हैं, क्या विद्याचरण शुक्ला के साथ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, उनके तमाम परिवार के लोग, कुल 38 लोग, नेताओं की निर्मम हत्या नक्सलवादियों ने कर दी थी? क्या उनकी आत्मा आज झकझोरती नहीं होगी आपको? झकझोरती आपको क्यों नहीं है? सरकार आपकी थी, उनको स्टेट गवर्नमेंट आपकी थी, आपने कुछ नहीं किया था। नक्सलवादियों के पक्ष में कोई कांग्रेसी स्टेट गवर्नमेंट आपकी थी, आपने कुछ नहीं किया, हमदर्दी की बात भी नहीं की थी। काफी देर के बाद पुलिस गई थी वहां। लेकिन अंसारी साहब, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की बात आई। इनपुट जो नक्सलियों को दिया गया था उस रूट का, उस रूट में कांग्रेसी लीडरान भी शामिल थे। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है घर का ही भेदी था और कांग्रेस पर ही खुद सवाल उठे थे। ठीक है आईपी सिंह साहब, आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो अर्बन नक्सलवाद खत्म हो जाता है। सोनी साहब, देखिए बात जो है वो छत्तीसगढ़ की आ जाती है, विद्याचरण साहब की जो जिस तरीके से उनका कत्ल हुआ था उसकी बात आ रही है। आईपी सिंह साहब मैं आ रहा हूं, लेकिन हम मौजूदा दौर में जिस तरीके से अर्बन नक्सलिज्म को देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ये मिली भगत थी, नक्सलों से मिली भगत थी। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के सारे नेताओं की हत्या कराने में आज की ये साजिश करता थे। सर उसका तो क्या निकला और क्या नतीजा निकला हम सबको पता है, लेकिन हम अभी कम से कम प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर लें। सोनी साहब, प्रेजेंट सिचुएशन जो दिख रही है, ठीक है, तमाम इनपुट्स आ रहे हैं, हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब जाते हैं तो ये तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने वाली बात है। ये भी हम देख रहे हैं कि एक जॉइंट फ्रंट बन रहा था एंटी नेशनल एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए। ये तो अपने आप में बहुत हसास मामला है। तो क्या जो कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी सवाल नहीं कि इनका इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुआ? देखिए सर, ये अभी कह रहा हूं, ये मामला विचाराधीन है। अब ये देखिए G3 राइफल जैसे जो हथियार थे जो केवल आतंकी संगठन ISIS पे पाए जाते थे, ये गंभीर करने वाली बात है जो मैं कह रहा हूं। शकील साहब आप भी गौर फरमाइएगा कि ऐसे हथियारों का आना और इस तरीके का प्रयोग करना, ये हथियार जो सिर्फ एक बहुत बड़े विश्व के सबसे बड़े ISIS संगठन के पास जो पाए जाते हैं, G3 जो 1 मिनट के अंदर 60 गोलियां दाग देती हैं। आप ये देखिए कि हम यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के या कोई नेता पार्टी या कहीं रूम में बैठ के अपने कार्यालय में बैठ के चर्चा तो करता है, ये मामला हमारे लिए, पूरे देश के लिए बेहद संदिग्ध है। इस मामले को हम अगर इसको समझे तो इस तरीके के हथियारों के जखीरे आना, ये ऐसा नॉर्मल कोई हथियार नहीं था। इस मामले में किसी ने चर्चा नहीं करी। ठीक है, M4 की बात हो रही थी, हार किसकी थी? एक M4 ग्रेनेड की बात हो रही है। कांग्रेस नहीं 4 साल बीत गए, 4.5 साल बीत गए, अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं। शकील साहब कैसे आ गए? इसका जिम्मेदारी ये सरकार फेलियर है। नक्सलियों पे माफ कीजिएगा, बीजेपी के नेता भी जुड़े हैं, कांग्रेस के भी जुड़े हैं। नक्सलियों नहीं, कांग्रेस के कोई नेता, कांग्रेस से ज्यादा नक्सल से कोई लड़ाई नहीं है। नक्सल मूवमेंट को इस देश में मिनिमाइज कांग्रेस के अलावा कभी नहीं किया है। ये तो हमेशा मिले रहते हैं। आपका ना तो आपका कोई उन पे जोर रहा है, ना बीजेपी का जोर पड़ पा रहा है, जैसा मैं समझता हूं। दोनों की बात समझने की है। आप ये समझे कि इस बात नक्सलियों को किसका जोर है? अगर आपकी सरकार आ जाएगी, आप नक्सलियों की क्या कर देंगे? सबसे ज्यादा हमने आपकी सरकार में हुए, ठीक है, बीजेपी का विफल बता रहे हो उन पे कुछ भी करने के लिए, ये बात आपकी ठीक हो सकती है, लेकिन इस तरीके का चीजों का प्रयोग नक्सल मूवमेंट पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अरे एक चिट्ठी तो बाद में पकड़ाई, उसको टच कर रहे हैं, कोई कार्रवाई तो की नहीं। चलिए ठीक है सोनी साहब, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन आरके सिंह साहब, मैं इसी बात के टेक्निकल पॉइंट को जरा अगर समझें तो वाकई ये बहुत ज्यादा संजीदा और हसास मामला हो जाता है कि एक ज्वाइंट फ्रंट बनाने की बात हो जाती है और किस तरीके से आपस में ये ज्वाइंटली मिल लेते हैं। बाकायदा इन सब में गौतम नवलखा एक मीडिएटर का काम करता है, एक फ्रंट बन जाता है, पूरी प्लानिंग भी सेट हो जाती है कि कैसे ट्रेनिंग होगी, कैसे ब्रेन वॉश होगा, कैसे फंडिंग होगी। तो ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा हसास मामला है। इससे निपटने के लिए तो सिर्फ लोकल सतह पर ही बातचीत नहीं होनी चाहिए, ये इंटेलिजेंस लेवल की बातचीत है और इस पर हिकमत अमली तैयार होनी जरूरी है, फिलहाल बहुत जरूरी है। और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। इंटेलिजेंस फेल्योर अक्सर होते रहे हैं, अक्सर
आप बॉम्बे में जो हमारा हादसा हुआ, कितने लोग मारे गए, 26/11, वो आप इंटेलिजेंस फेल्योर था, कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसे सरकारों को दोष देना बहुत बेवकूफी वाली बातें हैं। और मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप लोग हर मसले को पॉलिटिकल बना के उसकी जो इंटेंसिटी है, जो उसका उसकी गंभीरता है, उसको खत्म कर देते हैं। और उसके बाद पब्लिक भी बेवकूफ बन जाती है कि वो इसको पॉलिटिकल समझ लेती है, जबकि ये बहुत गंभीर मसला है। और जैसा कि आपने उठाया इस मुद्दे को, जब ये लोग बाहर जाके मिलते हैं, इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करने की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। और मेन है कि जो अच्छे ब्रेन है इन लोगों के, जो प्लान कर सकते हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं और मिलजुल के एक प्लानिंग करते हैं। मसला उनके उन सबों को अंदर करने का है, उन सबों को टैकल करने का है। ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है कि साहब बीजेपी कर रही थी। मैं इस पर एक चीज जरूर और जो है टेक्निकल ही पॉइंट से समझना चाहूंगा कि हम सियासत को इससे अलग रख देते हैं। सर, कांग्रेस क्या कह रही है, क्या इल्जाम लगा रही है, बीजेपी इसका सियासी फायदा लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है, इसको हम अलहदा कह देते हैं। सिर्फ जो एजेंसीज हैं, अगर हम उनके लेवल पर इस पूरे मैटर को समझने की कोशिश करें और हैंडल करने की बात समझें, तो क्या ये आज के वक्त में जरूरत नहीं बन जाती है कि इस पूरे मामले में फौरन एनआईए को भी जांच सौंप दी जाए, या फिर जो तमाम जो नेशनल एजेंसीज हैं वो अपने हाथ में इस पूरे मामले को ले लें? क्योंकि सर, सिर्फ लोकल पुलिस या फिर महाराष्ट्र पुलिस के जेरे तफ्तीश ये पूरा मामला आगे बढ़े, ये भी तो ठीक नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हम और आप इस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है, तो गवर्नमेंट को तेजी से डिबेट कर रहे हैं ना। मेरी बात, जिसको फैसला लेना है, मेरी बात मैं आ रहा हूं, जिसको फैसला लेना है सर, क्या वो फैसला ले रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए, फैसला लेने के लिए बहुत नहीं लेंगे ना, उनको सियासत करना है, इसे नहीं लेंगे। नहीं, बहुत ठीक है सर, मैं इस पॉइंट को जरा समझ लूं। ठीक है सर, नाज़रीन के लिए ठीक है सर, पॉलिटिक्स से अलग हट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस पॉइंट को पॉलिटिक्स से अलग हट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, पॉलिटिक्स से हट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। आरके सिंह साहब जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस निर्णय को लेने के लिए बहुत से प्रॉस एंड कॉन्स को इकट्ठा करके सोचना पड़ता है। और उसमें आप सर, क्या ये जो डिटेल्स हैं, जिन डिटेल्स के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं जी, जिन डिटेल्स के बारे में इतनी सीधा और सटीक इनपुट्स हैं कि कौन मीडिएटर था, गौतम नवलखा, क्या बातचीत हुई यूनाइटेड अर्बन यूनाइटेड फ्रंट बनाने की, क्या डिमांड्स थी, 4 लाख राउंड की डिमांड थी, M4 की डिमांड थी, नक्सल जो हिमायत थे उनकी टीम अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, शोपिया जैसे इलाकों में गई थी बाकायदा। ये जो इनपुट्स है सर, और भी इनपुट्स हैं, बहुत सी चीजें ब्रेन वॉश करने की। क्या ये इतने काफी नहीं है कि फौरन इसको लेकर के ये सत्य नहीं हो जो आप पेपर लिए हुए हैं, नक्सल उनकी एजेंसी नहीं सही मान रही होगी? नहीं, इसलिए आप जो कह रहे हैं ऐसा है क्या सर? उस बात को जब तक एजेंसी पुष्टि न कर दे, मैं इस पर ये बात आपको बता देना चाहूंगा कि जी मीडिया बाकायदा एक्सक्लूसिवली इस बारे में बता रहे हैं, और जो हमें डिटेल्स मिली हैं और जो हम बता रहे हैं वो दरअसल सिक्योरिटी एजेंसीज और जो इस तरह के इदारे हैं, एजेंसीज के ही थ्रू इनपुट जो हमें मिला है, वो जो सूत्र है हमारे, उन्हीं के थ्रू हमें ये जानकारी मिली है। तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? वो जानकारी सही है, ये तो बहुत सीरियस मामला है कि उन्हीं सूत्र से मिला और वो सूत्र कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई मतलब ये है कि ये पब्लिक को गुमराह करने के लिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी डिबेट में डिस्कस हुआ, दलित मूवमेंट और ये सबको जोड़ा गया। इस देश में रिजर्वेशन के इश्यू पर आके आरएसएस जब सवाल खड़ा करेगी, ओबीसी रिजर्वेशन और दलित रिजर्वेशन, तो दलित और ओबीसी के लोग अपने रिजर्वेशन बचाने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे क्या? यानी पॉलिटिकल कोई भी एक्शन को आप चाहते हैं बंद कर देना क्या है इस देश के अंदर? उसके बाद आप सुनिए, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए। उसके बाद अब इनका दूसरा इशू जब होता है लिंचिंग का, तो इनके मिनिस्टर जेल में जाते हैं, बिल्कुल झूठा, जेल में जाते हैं वो क्रिमिनल्स को माला पहनाने के लिए, और ये इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। सवाल है, मैं जवाब ले लेता हूं पहले आईपी सिंह साहब से। राजनीतिक दल का है,
ये इतिहास कांग्रेस का है। आपका है, आपके मंत्री गए थे अभी दोनों जेल में माला पहनाने के लिए, और बड़े बड़े पद मिल गए लिंचिंग के जो लोग आरोपी थे। तो कैसे इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होगा? उनको तो लगता है कि बीजेपी सरकार में बड़े से बड़े ओहदे मिलेंगे। अगर लिंचिंग करो, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ो तो ज्यादा बड़े ओहदे मिलेंगे। और आपके एमएलए, आपके एमपी, आपके कई मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं जो इस तरह के बयान देते हैं और जेल में जाते हैं। शर्मनाक घटना हुई और प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। देश में कभी पूरी दुनिया में ऐसी शर्मनाक घटना नहीं अंसारी साहब जवाब ले लो। देश की जनता नहीं जानती कि मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है। कोई नहीं जानता इंटॉलरेंस। लेकिन ठीक है सर, हम मॉब लिंचिंग पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है, ठीक है आईपी सिंह साहब मैं आ रहा हूं, लेकिन अंसारी साहब आप दलित तहरीक की बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म करने की बात की गई तो फिर कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन था। ये जो पूरा मामला है, अब हम जब इस पूरे मामले की तह पर देखते हैं तो यही नजर आता है कि जो ये अर्बन नक्सल्स थे या जिनको अर्बन नक्सल कहा जा रहा है, दरअसल उन पर इल्जाम यही है कि उन लोगों की जो चिट्ठियां मिली हैं, जो उनसे इंटरसेप्ट हुआ है या फिर जो तमाम जानकारियां मिल रही हैं, वो यही बता रही कि कांग्रेस की लीडरान से दरअसल बातचीत यही हो रही थी कि दलित तहरीक को बढ़ावा दो और भीमा कोरेगांव जैसे वाकयात को बढ़ाओ, और जब दलित तहरीक अपने शबाब पर पहुंचेगी तो एंटी बीजेपी वोट बैंक कहीं ना कहीं तैयार होगा और फिर यह गवर्नमेंट नहीं आ पाएगी। तो क्या आप कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं इसी सोच के तहत कि जो दलित तहरीक है वो करेंगे ही करेंगे, दलित नाराज हैं उसमें घी डाल दो और उनकी नाराजगी को बढ़ा दो? नहीं, आप इस मुल्क के अंदर एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी को आप रोकना चाहते हैं। ये आजादी के बाद से इतने बड़े रिजर्वेशन, एक दलित समुदाय जो 5000 साल तक जिनको इंसान की तरह नहीं माना गया। एक सेकंड, उनको एक जिम्मेदार और उनके मेन स्ट्रीम को हर रहे हैं, उसको आप जोड़ रहे हैं दलित मूवमेंट से। ये गलत कर रहे हैं। ये उनका मूवमेंट अलग है, दलित। मुझे ये बताइए सर, मैंने मान लिया, लेकिन यहाँ पर तो इल्जाम यही लग रहे हैं इनके दलित तहरीक को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए सर, लेकिन जब एंटी नेशनल बात हो जाएगी तो फिर ठीक नहीं है। दलितों को रिजर्वेशन, ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। अगर आपको कुछ करना है तो मुस्लिम बस्तियों में जाइए, उनकी गरीबी देखिए, उनके आंसू बहुत लोग सामने आ जाएंगे, बहुत सारी पार्टियां सामने आ जाएंगी। इनका एक एजेंडा है, ये विषय आपका होना चाहिए। ये है ठीक है, जो अशिक्षा है, ठीक है, जो अशिक्षा है मुसलमानों के अंदर, उसकी चिंता करिए। दलितों की चिंता एक मुसलमान के नाते हमने तो दो जो मुसलमान एक चीज साफ करना चाह रहे हैं, मुसलमान रखा है, रखिए ना। अभी एक बैकवर्ड नहीं, आप जाइए मुस्लिम बस्तियों की बात करिए, दिखाई पड़ती है। मुस्लिम बस्तियों को चिंता करिए, जहाँ भूखमरी और गरीबी है। आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन मैं ठीक है, आप दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं ये साफ क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि अभी कोर्ट के जो नए हिदायत सामने आई हैं उसके मुताबिक हम अगर इस वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर है। शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के तहरीक की बात हो रही है। ठीक है, हमें यह ख्याल रखना होगा कि हम अपने अल्फाज क्या ले रहे हैं और कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल हम लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे आरके सिंह साहब आपसे कि इन सब जो पूरी तहरीक हम नजर आ रही है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की तहरीक की बात इसके पीछे नजर आ रही है कि उसको बढ़ावा देना चाहिए और उसके बाद एक कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी वोट बैंक तैयार किया जाए, या फिर नक्सलवाद को बढ़ावा दिए जाने की बात, या फिर दहशतगर्दी को बढ़ावा दिए जाने की बात, इन सब के बीच पॉलिटिकल एक सपोर्ट की जो बात आ रही है, कोई भी पार्टी हो, हम कांग्रेस और बीजेपी को नहीं जोड़ रहे, कोई भी पार्टी है, वो कितना खतरनाक हो जाता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दो एग्जाम्पल भी दे दूंगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की ना तो खिलाफत करता हूं ना उनकी पैरवी करता हूं, मुखालफत, सबसे मुखालफत करता हूं। सबसे जरूरी बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं वो ये कि किसी भी देश में, चाहे वो हिंदुस्तान हो या बाहर का मुल्क हो, हर जगह तख्ता जिसका होता है उससे जो नाखुश होते हैं फॉरेन कंट्रीज, वो वहां पर कुछ न कुछ अपहीवल्स लाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए पैसा भी प्रोवाइड करते हैं, मैन पावर भी प्रोवाइड करते हैं, ब्रेन भी प्रोवाइड करते हैं।
हिंदुस्तान में एक जो अभी माहौल था बड़ा अच्छा चल रहा था, लगा बाहर के कुछ कंट्रीज को कि शायद अब वहां पर कुछ और करने की जरूरत है, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की बात जी। तो उन्होंने ये कई मुद्दे उठाए हैं। जो मुद्दा उठा है वो SC ST का लेकर वो गुजरात से शुरू हुआ और कोरेगांव तक चला गया। और जहां तक नक्सलाइट का सवाल है, देखिए नक्सलाइट शुरू हुआ था नक्सलबाड़ी से, वेस्ट बंगाल से खत्म हो गया, खत्म हो चुका। उसके बाद एक रेड कॉरिडोर बनाने की इनकी बात थी, वो चिदम्बरम साहब जब मिनिस्टर थे तब की बात है। उस पूरा पिक्चर जो इस मैप पर दिखाया जाता था कि उनका जो मूवमेंट यहीं पर है, हाँ। कि वहां से शुरू करेंगे और नेपाल तक ले जाएंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल होती हैं, बहुत बार फेल हुई हैं। उन्होंने प्रचंड को अपना मोहरा बनाया था, ये सोच के कि प्रचंड जब पावर में आएगा, जल्दी से शॉर्ट में मैं चाहूंगा कि आप कंक्लूड कर दें अपनी बात। हाँ जी, तो प्रचंड जब पावर में आएगा तो वो इंडिया की तरफ उसका झुकाव होगा। हाँ। और जब दुनिया जानती है कि वो कम्युनिस्ट था, हाँ। वो जब पावर में आया तो ही बिकेम he was very pally with the Chinese government। तो ये तो सिचुएशंस बदलती रहती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज लेकिन इन सब के बीच में हमें बात ये देखनी पड़ेगी कि नेशन फर्स्ट जो है वो हमेशा रहे, और मामले की संजीदगी को लेकर के जो सरकारें हैं उनको डिसीजन भी फौरी तौर पर लेना चाहिए। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी पार्टी की शमूलियत है या नहीं है यह देखने वाली बात होगी, यह ज़ेरे तफ्तीश है, लेकिन यह साफ तौर पर देखना होगा कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज को किसी भी तरह से बढ़ावा ना मिले, और अगर सरकार इसको लेकर के संजीदा है तो वो भी फौरन हरकत में आए, और अगर अपोजिशन भी किसी भी तरह से मौजूदा सरकार से नाखुश है तो वो कम से कम सियासी लड़ाई लड़े, वो किसी भी तरह से इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल ना हो, क्योंकि हम सब के लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए। फोन नंबर से जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।